वेलकम टू एटीपी स्टार सुपर लर्निंग प्लेटफॉर्म। माय नेम इज रितेश दहिया। और मेंस का अपना चौथा अटेम्प्ट हो चुका है, ठीक है। और एडवांस की डेट आ चुकी है, आपके पास एक महीने से थोड़ा सा कुछ ज़्यादा टाइम बाकी है। और बहुत इंपॉर्टेंट है कि इस टाइम पे वी नीड टू हैव दैट सीरियस टॉक कि इस टाइम पे आपको क्या करने की ज़रूरत है। तो इस वीडियो में सबसे पहले तो मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस करता हूँ, फिर मैं आपको बताऊंगा कि IIT JEE एडवांस का पेपर बनता कैसे है और किस तरह के सवाल, किस तरह की चीज़ें आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं एग्जाम हॉल में। और एट द सेम टाइम आपको ये भी जानना ज़रूरी है, आपको ये पता होना चाहिए कि अगले एक सवा महीने या जो एक महीने का टाइम आपके पास बाकी है, उस एक महीने में आपने करना क्या है, सो दैट वो जो आपकी जो जेई रैंक है, अभी आप चौथे अटेम्प्ट में अगर ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं चौथे अटेम्प्ट के बाद कि आप एडवांस के लिए क्वालिफाई कर गए, तो आप लगभग 2-2.25 लाख लोगों में इंडिया में इस वक्त जिन्होंने एग्जाम दिया है उसमें एग्जिस्ट करते हैं। लेकिन ये 2-2.25 लाख काफ़ी नहीं है। 5,000, 2,000, 10,000, एटलीस्ट 2,000 तक की रेंज में तो आपकी रैंक होनी चाहिए, उससे बेटर इवन और बढ़िया हो जाएगा, ठीक है। तो कोशिश करेंगे इसको रैंक को 1,500 तक लेके जाएं, बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं, मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस करता हूँ, अपने बारे में कुछ चीज़ें बताता हूँ फटाफट, उसके बाद बात करेंगे एडवांस का पेपर कैसे आता है। तो अगर मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँ तो जब मैंने IIT JEE का एग्ज़ाम दिया था, पहले अटेम्प्ट में मेरा JEE में सिलेक्शन हुआ था, उस टाइम पे मेरी एज सिर्फ 16 साल की थी, ठीक है। तो जिस टाइम पे मैंने IIT दिल्ली की अपनी पहली क्लास इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की पहली क्लास अटेंड की थी, आई वॉज जस्ट 16 ईयर्स ओल्ड। और इतने साल मुझे कोटा में हो गए यहाँ पे पढ़ाते हुए, हज़ारों IITians में देख चुका हूँ, बहुत सारे स्टूडेंट मेरे क्लासरूम से JEE में सेलेक्ट हुए हैं, बम्बई, दिल्ली, कानपुर वहाँ पढ़ रहे हैं। और उनके अंदर जो कॉमनैलिटी है, उनके अंदर जो कॉमन क्वालिटीज़ देखी है, उनके बेसिस पे मैं आपको कुछ चीज़ें बताने वाला हूँ। तो बहुत इंपॉर्टेंट है इस सेशन को पूरा देखना, राइट। तो सबसे पहले बात करते हैं कि एडवांस का अपना पेपर आता कैसे है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है अपना पेपर आता कैसे है। तो इस क्वेश्चन के अगर प्रॉब्लम टाइप को हम कैटेगराइज करें तो सबसे पहले हम इसमें कैटेगराइज कर सकते हैं कि आपकी प्रॉब्लम होगी स्ट्रेट क्वेश्चन फ्रॉम बेस कॉन्सेप्ट। तो आपके बेस कॉन्सेप्ट से उनसे लेंथी कैलकुलेशन होगी, काम थोड़ा लंबा होगा, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, कंजर्व को मोमेंटम करो, एनर्जी करो, बट काम करके वो सवाल हो जाते हैं, ठीक है। तो इस तरह की प्रॉब्लम आपको देखने को मिलेगी। दूसरी प्रॉब्लम्स आपको जो वैरायटी होती है वो उनको कहते हैं हम मल्टीपल कॉन्सेप्ट या फिर मल्टीपल चैप्टर प्रॉब्लम, के यहाँ पे आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक भी और NLM भी है, या फिर 2 चैप्टर के कॉन्सेप्ट आपके वहाँ मिला रखे हैं, उनकी ज़रूरत आपको पड़ेगी। SHM हो गया और इलेक्ट्रोस्टैटिक हो गया, दोनों को मिला के सवाल पूछा हुआ है। तीसरे टाइप की प्रॉब्लम्स है, उनको कहते हैं या तो टफ प्रॉब्लम है या फिर आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग वाली प्रॉब्लम है। इसको ऐसे समझना, हम इतने सालों से यहाँ कोटा में स्टूडेंट्स पढ़ा रहे हैं, हर साल, इसलिए मुझे एग्जाम बहुत पसंद है। हर साल कुछ ना कुछ ऐसा होता है इस एग्जाम में, कोई ना कोई 1 सवाल, 2 सवाल, 3 सवाल ऐसे होते हैं जिनको देख के हम टीचर लोग भी अपना सर खुजाते हैं कि भाई ये कैसे करेंगे। ईमानदारी वाली बात है, दिस इज व्हाट वी डू, दिस व्हाट वी से, कि भाई ये सवाल क्या पूछ लिया इस साल, है ना, ये कैसे कर सकता है कोई। उसके बाद हमें एक्स्ट्रा टाइम लगता है सोचने में। और मैं हमेशा अपनी क्लासेस में कहता आया हूँ कि हम टीचर लोग एक्सपीरियंस ज़्यादा हैं, लेकिन आप लोग स्मार्ट ज़्यादा हैं। और आपके पास, हम तो सिर्फ एक सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, पर आपके पास 3 सब्जेक्ट है, और कई बार तो केमिस्ट्री जो है वो आपको 3 सब्जेक्ट जैसा ही लगता है। सो आप बहुत ज़्यादा चीज़ों से डील करते हैं जिससे हम डील करते हैं, उससे हमारे पास एक्सपीरियंस ज़्यादा है, एग्री, ठीक है। बट एट द सेम टाइम आप लोग स्मार्ट ज़्यादा हैं। और एक चीज़ का ध्यान रखना, यहाँ पे जो अपने क्वेश्चंस आएंगे इनको अगर हम मोटा मोटी ब्रेक करें, ठीक है। और स्पेशली 2015-16 के बाद का जो पेपर आ रहा है, और पिछले 10 साल के पेपर के बेसिस पर एनालिसिस में बता रहा हूँ, और 15-16 के बाद का जो पेपर आ रहा है बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही अच्छा पेपर आ रहा है। उसको देख के सही में वी फील प्राउड कि IIT JEE में जो लोग सेलेक्ट हो रहे हैं वो बहुत बढ़िया स्टूडेंट सेलेक्ट कर रहे हैं वो लोग, ठीक है। और स्पेशली 2021 के एग्जाम में जो सेलेक्ट होंगे, मैं हमेशा से कहता आया हूँ, एक सेल्फ डिसिप्लिन नाम की चीज़ जो है वो एक्स्ट्रा इंग्रेडिएंट आ गया इस साल। तो इस साल जो लोग सेलेक्ट होंगे वो सही में, मुझे ऐसा लगता है कि लाइफ में बहुत बढ़िया करेंगे, बिकॉज उनके अंदर वो एक्स्ट्रा डिसिप्लिन, जिसको सेल्फ डिसिप्लिन कहते हैं, वो एक्स्ट्रा क्वालिटी एक्स्ट्रा ऐड हो गई है, ठीक है। सो लेट्स कमिंग बैक टू दिस, अपनी प्रॉब्लम टाइप कैसी आएंगी, ठीक है। सो अगर मैं बात करूं, मान लीजिए आपकी 20 प्रॉब्लम्स आती हैं, वो 18 या 16 आती है कई बार, बट कैलकुलेशन वो रखने के लिए लेट्स से 20 प्रॉब्लम्स अगर वो आएंगी, तो फिजिक्स में आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं लगभग 40% आपके स्ट्रेट क्वेश्चन फ्रॉम बेस कॉन्सेप्ट, वहां से आपके 40% के आसपास ये सवाल आने वाले हैं, ठीक है। 40% सवाल ये आपके ऐसे होंगे जो आपके मल्टीपल चैप्टर या मल्टीपल कॉन्सेप्ट होंगे। अगेन कोई पैरामीटर नहीं है, बट लगभग अंदाजा, एवरेज डेटा है ये, जहां पे आपके मल्टीपल चैप्टर और उसी के साथ साथ मल्टी कॉन्सेप्ट के आपके प्रॉब्लम्स आने वाले हैं। और लगभग 20 प्रॉब्लम्स आपकी ऐसी होंगी
जो कि टफ या आउट ऑफ द बॉक्स होगी। तो से फॉर एग्जांपल अगर फिजिक्स का पेपर हो रहा है जो कि आपका मान लो 20 क्वेश्चंस का है, ठीक है, 18 और 16 के लिए हम बाद में एडजस्ट कर लेंगे, तो मान लो 20 क्वेश्चंस का वो ऐसा है, तो आपका 8 सवाल जो है वो आप ऐसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं जैसे फ्लूइड मैकेनिक्स है, इलास्टिसिटी है, डायरेक्ट उसका लंबा सवाल होएगा, काम करना पड़ेगा। पर हो सकता है आपको सवाल देख के ऐसा लगे कि हाँ ये स्ट्रेट उससे पूछ लिया गया है, सॉल्व करोगे एनर्जी मेथड एसएचएम का यूज करके, टाइम पीरियड आपका सिनेरियो एग्जांपल ले रहा हूँ, ठीक है, उस तरह की चीजें सॉल्व करके आ जाएगा। तो 7-8 क्वेश्चन में भी 9 क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं जो कि आपके बेस उस पे पूछे जाएंगे, +-1 कह लीजिए इसको। मल्टीपल चैप्टर क्वेश्चन है, 40% 20 में से आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं 8 क्वेश्चन +-1 आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इस तरह के सवाल आएंगे जहां पे आपके 2 चैप्टर या 2 कॉन्सेप्ट मिला के सवाल पूछा हुआ है। 3 से 4 सवाल आपके ऐसे आएंगे जो कि आपको थोड़ा सा हिला के रखेंगे कि भाई ये क्या पूछ लिया उन्होंने। और ये सवाल पूछे जाते हैं आईआईटी में टॉप 500 जो लोग हैं उनके बीच में डिफरेंशिएट करने के लिए, सिंपल सी बात है, ठीक है, ये सवाल होंगे। अगर इसी को आप मैथ्स में देखेंगे तो मैथ्स में ये वाला कॉन्सेप्ट वाले जो होते हैं ये थोड़े ज्यादा मिलेंगे आपको। तो मैथ्स में अगर देखोगे अगेन ऐसा कोई वो पैरामीटर नहीं है बट एवरेज डेटा है। मैथ्स में हो सकता है आपको मल्टीपल चैप्टर वाले 9 क्वेश्चन मिल जाए, 7 यहाँ आ जाए, 3-4 यहाँ पे क्वेश्चन आ जाए, इट इज अ लाइक्लीहुड यहाँ पे। केमिस्ट्री अगर देखोगे तो केमिस्ट्री में ये वाले क्वेश्चन थोड़े ज्यादा होते हैं, तो ये वाले 9 आएंगे, ये 7 आएंगे, हो सकता है 3-4 क्वेश्चन ही ऐसे आ जाए, ठीक है। दिस इज गोना बी योर पैटर्न। और अब के बाद जुगाड़बाजी बंद। मेंस तक ठीक है वो हो गया, बट अब के बाद मैंने आज तक कोई आईआईटीएन ऐसा नहीं देखा है जो जुगाड़ से एडवांस का एग्जाम क्लियर किए हो। अक्सर कई बार मैंने बहुत सारे वीडियो चैनल देखे हैं जहाँ पे कहते हैं कि बेटा बस एडवांस के लिए 50% सिलेबस अच्छे से कर लो। नहीं, सब बकवास है, ऐसा कुछ नहीं होता है। आपको आना पूरा चाहिए। उस एग्जाम हॉल में बैठ के हो सकता है आपसे 50-60% ही हो, लेकिन आना आपको पूरा चाहिए। अगर आपको पूरा नहीं आता है, वहां पे मैंने आज तक कोई ऐसा आईटी नहीं देखा जो ये कहे कि मुझे ऑर्गेनिक नहीं आती थी और मेरा कैलकुलस बिल्कुल ही वीक था, मैकेनिक्स में मुझसे कुछ नहीं होता था और मैं एडवांस का एग्जाम क्लियर कर गया। इट डजंट हैपन दिस वे। बहुत हो गया टाइम पास, अब सीरियस टॉक का टाइम है। यहाँ पे आपको अपने आप को इस मेथड के लिए, इस तरीकों के लिए तैयार करना होगा। कैसे करना है मैं अभी आपको बताता हूँ। अगले 1 महीने आपको क्या करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अपना जो आरसीसी बैच चालू हो रहा है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उसको ज्वाइन कर लो। वहाँ पे इन सारी चीज़ों को हम वहाँ पे एड्रेस करेंगे। बेस प्रॉब्लम है, इसके लिए अपने आप को आप तैयार कर सकते हैं डेफिनेटली फॉर श्योर। अगर आपके कुछ जैसे कुछ किताबें एचसी वर्मा हो गई या अपने कोचिंग इंस्टीट्यूट का मटेरियल कर रहे हैं, उसके लिए हम अपने आप को इस 40% या 50 जो भी बन जाएगा केमिस्ट्री इसको मिला के, इस 40-55 के लिए 40-50% के लिए अपने आप को तैयार कर सकते हैं। उसी के साथ साथ इनको भी हम अटेम्प्ट कर सकते हैं यहाँ पे। अगर आपने ये पेपर कर लिया, आना सब चाहिए इसमें, बिकॉज हमें नहीं पता कि जो बेस प्रॉब्लम आएगी इलेक्ट्रोस्टैटिक में आएगी, ग्रेविटेशन में आएगी, फ्लूइड में आएगी, एसएचएम में आएगी या काइनेमेटिक्स में आएगी, एनएलएम में, कुछ नहीं पता हमें कहाँ से वो आएगा। पर अपने आप को सबसे पहले तो इस चीज़ के लिए तैयार कर सकते हैं कि भाई जो स्ट्रेट फॉरवर्ड मेरे 8 सवाल फिजिक्स में आने वाले हैं, मैथ में 7 और यहाँ पे आने वाले हैं, इनके लिए तो मैं तैयार हूँ। ये अगर कर लिया मैंने, और किसी भी चैप्टर से सवाल आ सकते हैं, ये अगर कर लिया मैंने, देन आई एम रेडी। उसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पे मल्टीपल चैप्टर की। अगर आपको बेस कॉन्सेप्ट क्लियर है चैप्टर्स के, तो मल्टीपल चैप्टर वाले भी सवाल आप आराम से कर सकते हैं। थोड़ा सा चमकना चाहिए, थोड़ी सी उसकी प्रैक्टिस होनी चाहिए, थोड़ा सा उसको भी 1 महीने हम यहाँ पे और प्रैक्टिस करेंगे। वो अगर हो गया तो ये वाले भी हो जाएंगे, ठीक है, एज सिंपल एज दैट। तो सबसे पहले अभी जो रैंक आपकी 1 लाख, 2 लाख, 50,000, 20,000 जो भी रैंक है, उसको मैं कह रहा हूँ सबसे पहले 8,000, 10,000 में लेके जाओ। उसके बाद बात करेंगे उसको 5,000, 4,000, 2,000 और टॉप 500 में, टॉप 1000 में कैसे लेके जाना है, ठीक है। दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू डू। आई होप ये चीज़ आपको क्लियर है कि यहाँ पे अभी हमने बात की कि पेपर आपका कैसा आने वाला है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका चाहो तो स्क्रीनशॉट लेके रख लो। और आपके लिए इंपॉर्टेंट पार्ट है कि आपको पहली चीज़ जो आपको एड्रेस करनी है कि भाई बेस प्रॉब्लम जो आएंगी वो मेरे से आराम से हो जानी चाहिए, और इसके लिए आपको एक एक चैप्टर आना चाहिए। ऐसा कुछ नहीं है कि ये चैप्टर छोड़ जाओगे तो भी एडवांस में हो जाएगा। यू नेवर नो, उसका हो सकता है आसान आ जाए, बाकी लोग कर लें, आपने उसको हाथ भी नहीं लगा रखा है, और आपसे हो सकता है वहाँ पे हिले भी ना, आपको समझ भी नहीं आया, चमकना ही बंद हो जाए वहाँ पे, ठीक है। सो स्टॉप डूइंग दैट। आना आपको सब चाहिए। नेक्स्ट इसके बाद बात ये करते हैं कि आपको अब के बाद 1 महीने आपके डेली टास्क क्या होंगे, अब आपको करना क्या है, ठीक है। तो डेली टास्क की बात करेंगे तो सबसे पहले आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट जो चीज़ है वो है आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, और स्पेशली पिछले 10 साल के, स्पेशली 2015-16 के बाद के जो सवाल हैं वो आपको खुद करने आने चाहिए। अक्सर स्टूडेंट से मेरी बात होती है कि अरे इसके सॉल्यूशन तो मेरे पास रखे हैं। बेटा तकिए के नीचे रख के
वो आपके भेजे में घुसेंगे नहीं। वो सवाल को देखो, उसे देख के खुद पहले अटेम्प्ट करने की कोशिश करो। अगर उनमें से एक एक सवाल आपसे खुद हो जाता है, नहीं हो सो ऑफ कोर्स लुक एट द सॉल्यूशन, वॉच द वीडियोस कि उन सवाल को कैसे करना है। अगर वो नहीं हो तो फिर चैलेंजिंग बात है, उस केस में आपको फिगर आउट करना पड़ेगा कि ये सवाल मुझसे क्यों नहीं हो रहा है, और अगर लगा कि मेरे कॉन्सेप्ट वीक हैं, इस वजह से मेरे से सवाल नहीं हो पा रहा है, देन गो बैक टू द कॉन्सेप्ट। वहां पे कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करने होंगे। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको सारे सॉल्व करने हैं, ठीक है। उसके बाद आपकी इंपॉर्टेंट चीज है वो है डेली के, अब के बाद आपने 40-50 सवाल हर रोज सॉल्व करने हैं। और 40-50 टोटल नहीं, 40-50 फिजिक्स के, 40-50 केमिस्ट्री के और 40-50 मैथमेटिक्स के। ये सवाल आपने हर रोज सॉल्व करने हैं, बिकॉज इसके बिना नहीं हो रहा, सिंपल है। और 40-50 सवाल के सॉल्यूशन नहीं देखने हैं, 40-50 सवाल एटलीस्ट खुद सॉल्व करने हैं। 50 हो जाए तो 51 भी कर लेना, 51 हो जाए 2 और कर लेना, 2 हो जाए 2 और कर लेना, एज इंपॉर्टेंट एज सिंपल एज दैट। और उसके बाद एक और सबसे इंपॉर्टेंट काम है जो आपको अगले उसमें करना है, वो है 5 से 7 घंटे की स्लीप। अक्सर स्टूडेंट्स ये कहते हैं सर एग्जाम आ गया, मेरे को इतनी टेंशन हो रही है, नींद नहीं आ रही वगैरह वगैरह, और सबसे पहला अटैक वो करते हैं अपनी स्लीप पे। स्लीप पे मुझे बहुत सारे स्टूडेंट्स कहते हैं सर मैं 8 घंटे सोता हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बहुत सारे स्टूडेंट्स कहते हैं मैं 4 घंटे 5 घंटे सोता हूँ। वट आप कितनी देर सो रहे हैं, कितनी देर, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क इस बात से पड़ता है कि आप जागते हुए काम कितना कर रहे हैं। वो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। जागते हुए अपने को बहुत सारा काम करना है, वो अपने को अच्छे से करना है। तो डेली के 40-50 सवाल प्रैक्टिस करने हैं हमने एटलीस्ट। जहां पे लगे कि भाई ये वाले सवाल मुझसे हो नहीं रहे, गो बैक टू द कॉन्सेप्ट। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है, मेंस आप क्लियर कर चुके हो, आपको मैं ही अज्यूम कर रहा हूँ एक सर्टेन लेवल पे तो है ही, टॉप 2 लाख में तो आ ही चुके हैं आपके, जहां पे आपको ये कॉन्फिडेंस है कि भाई हाँ ठीक है, इतना तो आता ही है, फॉर्मूले मुझे याद है, इतनी तो प्रैक्टिस कर रखी है कि मेंस में मेरे नंबर आ गए। अब आपको जरूरत है और ज्यादा और ज्यादा और ज्यादा सवाल सॉल्व करने की। तो अपने कोचिंग का मटेरियल करें, कोई एक और अच्छी किताब करें, आई एम श्योर यू नो व्हाट टू डू। नहीं तो हम भी आपको मटेरियल प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। सो डू दैट। और ये आपके डेली टास्क है। नाउ इसके बाद पूरे सिलेबस को मैंने यहाँ पे 3 अलग अलग जोन में डिवाइड किया है, ठीक है। जोन हमने ऐसे डिवाइड किए, मैंने यहाँ पे जोन ऐसे डिवाइड किए कि आपके ये पैरामीटर है उन जोन को डिवाइड करने के लिए। रीजनिंग बिहाइंड द जोन। तो सबसे पहले जो है, अक्सर लोग ये पूछते हैं कि सर सबसे पहले क्या करूं, मुझे समझ नहीं आ रहा। बिकॉज मेंस का अटेम्प्ट हो गया, उस टाइम एग्जाम दे लिया, तब तो हम पूरे तैयार थे, अभी फिर ऐसा लगता है कि हम जीरो से चालू कर रहे हैं, ठीक है। इसको हम डिवाइड एंड रूल की तरह काम करेंगे। तो इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है पूरे सिलेबस को। तो सबसे पहला है, उसका रीजन ये कि लेंथ एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द चैप्टर। तो सिंपल सी बात है, सबसे पहले सबसे लंबे चैप्टर नहीं करने, सबसे कॉम्प्लेक्स नहीं करने, सबसे आसान नहीं करने। तो आपके लिए वन ऑफ द पैरामीटर ये है कि उस चैप्टर की लेंथ क्या है और उसकी कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, ठीक है। ये आपका वन ऑफ द पैरामीटर है जोन में डिवाइड करने के लिए। दूसरा पैरामीटर है आपकी फ्रीक्वेंसी और उसकी नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने आते हैं। तो जिनकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, अक्सर सवाल पूछा जाता है, या फिर उस चैप्टर के ज्यादा सवाल आते हैं, ऑफ कोर्स दैट शुड बी योर फर्स्ट प्रायोरिटी कि भाई इसके 2 सवाल हो सकता है आ जाए। जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक के पिछले साल 4 सवाल पूछ लिया सुबह शाम मिला के, तो दैट मेक्स इट मोर, आपकी प्रोबेबिलिटी उसकी बढ़ा देता है एंड ऑल दैट सब, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी क्या है, नंबर ऑफ क्वेश्चन क्या है, वो एक और पैरामीटर है। तीसरा पैरामीटर है, इसको अक्सर लोग स्किप कर देते हैं, वो है कि कॉम्प्लेक्सिटी एंड ड्यूरेशन रिक्वायर्ड टू सॉल्व द क्वेश्चन। तो वो सवाल हो सकता है 4 आ रहे हो सकता है 3 आ रहे हो, लेकिन मेरे से नहीं होते हैं, ठीक है। या फिर स्टूडेंट्स को अक्सर उन सवालों में दिक्कत होती है, या उन सवाल को अक्सर आउट ऑफ द बॉक्स या फिर एडवांस लेवल वो आपके मल्टी कॉन्सेप्ट बनाया जाता है। तो दैट इज अनदर पैरामीटर इसको जोन में डिवाइड करने के लिए, ठीक है। इन पैरामीटर के बेसिस पे मैंने आपके चैप्टर्स को डिवाइड किया 3 अलग अलग जोन में, ग्रीन जोन, रेड जोन, ग्रीन, ऑरेंज और रेड जोन। तो सबसे पहले हम ग्रीन जोन पे अटैक करेंगे। ग्रीन जोन अगर आपको समझ में आ गया, उसके आपने अच्छे से प्रॉब्लम कर रखी है, बेस प्रॉब्लम अक्सर वहां से आती है, वो अगर आपने कर रखा है तो आपके 40% 30-40% काम आराम से हो गया, हफ्ते से ज्यादा नहीं लगेगा उसको करने में, वो आपका काम हो गया है और आप आराम से 15-20 हज़ार की रैंक तक पहुंच गए। उसके बाद ऑरेंज जोन करेंगे, वो अगर आपने बढ़िया से कर लिया तो आप 5,000 की रैंक में बात कर रहे हैं। रेड जोन वाले भी आपने अच्छे से कर लिए, आप फिर 1,500-2 हज़ार की रैंक में आराम से बात कर रहे हैं, ठीक है। ये दिस इज हाउ वी हैव डिवाइडेड द सिलेबस इनटू। तो सबसे पहले बात करते हैं आपके जोन 1 की। उसमें मैंने यहाँ पे रखा है आपके लिए यूनिट डायमेंशन, एरर और काइनेमेटिक्स, एनालिटिकल फ्रिक्शन, वर्क बाय एनर्जी। ये आपके 11th के टॉपिक है, ये आपको सबसे पहले तैयार कर लेना है, ठीक है। फॉर द सिंपल रीजन कि इनकी एक तो बेस प्रॉब्लम्स है आपकी, एरर का एक सवाल पक्का आएगा, पक्का 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 फॉर श्योर, गारंटी है, ठीक है। फॉर द सिंपल रीजन कि एरर आपके उस टीचर के लिए, प्रोफेसर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हम इंजीनियर बनने जा रहे हैं
और इंजीनियर्स के लिए मशीनों से काम करना, रीडिंग उनकी अच्छे से समझना, वो बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। इसलिए एरर्स का और यूनिट डैमेज का सवाल पक्का आ रहा है। एक सुबह आएगा, एक शाम को आएगा, गारंटी है। तो 20 में से 2 सवाल पक्का आ रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। उसके अलावा आपके एनएलएम, फ्रिक्शन, वर्क पावर एनर्जी और काइनेमेटिक्स हैं, इनके अपने सवाल तो आते ही हैं, साथ के साथ ये बेस बनते हैं आपके मल्टी चैप्टर कॉन्सेप्ट को वो करने के लिए। तो आपका वर्क पावर एनर्जी इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर है, उसको आप इलेक्ट्रोस्टैटिक में डाल दो, उसको आप एसएचएम में डाल दो, उसको कहीं पे भी आप इंक्लूड कर सकते हैं। तो वर्क पावर एनर्जी रोटेशन में भी लग जाता है। तो वर्क पावर एनर्जी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसलिए उसको हमें पहले निपटा लेना है। और उससे अगर डायरेक्ट कोई प्रॉब्लम आ गई वर्क पावर एनर्जी की, तो उसके में और बढ़िया काम हो जाएगा अपना, ठीक है। सो दिस इज हाउ वी हैव डिवाइडेड। ये आपका ग्रीन जोन है, पहला जोन है, इसको फटाफट आपने निपटाना है। दूसरा यहाँ पे ग्रीन जोन में ही है 12th के चैप्टर, जिसमें है मॉडर्न फिजिक्स। तो मॉडर्न फिजिक्स में अगर देखोगे चैप्टर जो है आपके फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, मैटर वेव्स, एटॉमिक स्ट्रक्चर, न्यूक्लियर फिजिक्स, रेडियो एक्टिविटी, एक्सरेज, ये वाले चैप्टर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर सिर्फ इस ग्रीन जोन की बात करोगे तो उस 20 में से 5 से 6 सवाल एटलीस्ट आप इससे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इट कुड बी मोर देन, ऐसा भी हुआ है कि आपके यहाँ 6, 7, 8 सवाल भी आए हुए हैं, कई बार ऐसा भी हुआ है। तो आराम से आप इसमें 5 से 6 सवाल, 7 सवाल इजीली एक्सपेक्ट कर सकते हैं 20 में से। और इसको करने में आपको 1 हफ्ते का लगभग टाइम लगना चाहिए। 1 हफ्ते में आपने मॉडर्न फिजिक्स से उसके सवाल निपटा लिए, उसके साथ साथ हमने काइनेमेटिक्स, एनएलएम, फ्रिक्शन, वर्क पावर एनर्जी, उसकी भी अच्छे से प्रैक्टिस कर ली। हफ्ते भर का टाइम इसके लिए ले लो। उसके बाद चलते हैं आपके सेकंड पार्ट, विच इज कॉल्ड आपका ऑरेंज जोन। तो जब हम ऑरेंज जोन की बात करते हैं तो ऑरेंज जोन में मैंने आपके यहाँ चैप्टर रखे हुए 11 के, ग्रेविटेशन, एसएचएम, आपका थर्मल फिजिक्स का कैलोरीमेट्री, थर्मल एक्सपेंशन, हीट ट्रांसफर, सरफेस टेंशन, विस्कोसिटी, इलास्टिसिटी ऑफ फ्लूइड। 3 से 4 सवाल आपके पक्का इसमें से आ रहे हैं, मतलब 2 तो मिनिमम है, 3-4 भी आ सकते हैं इसमें, जहाँ पे आपसे ग्रेविटेशन, एसएचएम और इसको करने में आपको बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं, ठीक है। और इनके सवालों में बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी भी नहीं होती है। देखने में लंबे चौड़े सवाल इससे कई बार लगते हैं कि आपको फ्लूइड मैकेनिक्स का, या फिर आपको सरफेस टेंशन, या फिर आपकी इलास्टिसिटी वाला है, यंग्स मॉडुलस, बट उसमें कैलकुलेशन कई बार लंबी हो जाती है, बट सवाल बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं होते हैं। प्रैक्टिस चाहिए, प्रैक्टिस से चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी। उसके बाद बात करते हैं 12th के ऑरेंज जोन की। उसमें है अपना पूरा मैग्नेटिक वाला सेक्शन, जिसमें हम कह रहे हैं एमईसी, ईएमआई, एसी प्लस आपका वेव ऑप्टिक्स, ठीक है। ये भी बहुत आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ईएमआई हो गया अपना, एसी हो गया, इनसे अच्छे सवाल बनते हैं। एमईसी है, बहुत अच्छे सवाल बनते हैं। थोड़ा सा फॉर्मूला हैवी चैप्टर है, थोड़ा सा कई बार चीज़ें इसमें लंबी लगती है, बट मुश्किल नहीं है, ठीक है। और उसके अलावा वेव ऑप्टिक्स में आपको इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन अगर समझ में आता है, पोलराइजेशन के आपके अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो एडवांस के सवाल भी इसके प्यार से बन जाते हैं। और पिछले कुछ सालों से देखोगे तो इसमें कॉन्सेप्चुअली थोड़ी ज़्यादा चीज़ें पूछ रहे हैं। वेव पैटर्न जो है, अब वेव फ्रंट ऐसे आ रहे हैं, आगे मैंने ऐसी चीज़ें रख दी है, तो क्या होएगा, तो इसमें आराम से आपको 3 से 4-5 सवाल आराम से सेक्शन में देखने को मिल जाएंगे। तो 20 में से यहाँ से अगर आप देखोगे तो बड़े प्यार से अपना 50-60% सिलेबस यहाँ पे हो जाएगा। रेड जोन अपना जो है, उसमें है आपका सेंटर ऑफ मास, रोटेशन, वेव, साउंड, केटीजी, थर्मोडायनेमिक्स। नाउ इसको, और 12th में इलेक्ट्रोस्टैटिक, करंट, कैपेसिटेंस, रे ऑप्टिक्स, जितने भी आपके वो जो अजीब अजीब से सवाल बनते हैं, वो सारे अक्सर इस एरिया से पिक किए जाते हैं। और इसकी कोई अपर लिमिट नहीं है। कितने सवाल आप इलेक्ट्रोस्टैटिक के करोगे, करंट के करोगे, कैपेसिटेंस के करोगे, उसकी कोई अपर लिमिट नहीं है। तो इसलिए वील कीप इट आपके आखिरी के 10 दिन में, या आखिरी के 12 दिन में हम इसको करेंगे। तो पहला हफ्ता ये हो गया, अगला हफ्ता 10 दिन इस पे हो गया, और आखिरी के 10-12 दिन हम इस पे बिताएंगे। सो दिस इज हाउ आप अपने चैप्टर को डिवाइड एंड रूल कर सकते हैं। तो अगर आपने अपने आप को इस तरह प्रिपेयर कर रखा है, वो 40% जो आपका बेस कॉन्सेप्ट्स पे आने हैं, वो तो अपने को पूरे नंबर चाहिए। अगला जो 40% है, जहाँ पे आपके मल्टीपल चैप्टर मिलाने वाले, वो भी अपने को पूरा चाहिए। वो अगर आपका अटेम्प्ट करते हैं, कुछ उसमें से गलत हो जाएंगे, कुछ हो सकता है एग्जाम हॉल में उसमें ना हो पाए, दैट्स ओके। बट उस केस में आना अगर पूरा है मेरे को, मुझे अगर पूरा आता है, उस कॉन्फिडेंस से मैं एग्जाम हॉल में गया हूँ, वहां जाके हो सकता है 50-60 ही बने, बट दैट्स ओके। पर उस केस में आपको जेई में जो रैंक चाहिए वो आपको मिल जाएगी, पक्की बात है, ठीक है। ऑलराइट, विद दैट लेट मी कंक्लूड एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग